हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है थ्योरेटिकल स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की हमारी क्लास फिजिक्स की होने वाली है। और फिजिक्स की यानी कि इसके पहले पार्ट में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस कर लिया था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया था। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्लेन मिरर पे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, यानी कि इमेजेस कैसे बनती हैं। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन प्लेन मिरर से पूछे जा सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। मान लेते हैं कि ये एक प्लेन मिरर है। ये साइड, एक साइड मिरर का एक साइड है पॉलिश्ड किया रहता है, पॉलिश्ड साइड। अभी देखिए पहले टाइप के हमारे एग्जाम में पहले टाइप के क्या क्वेश्चन बनेंगे हमसे, कि जो हमसे एग्जाम में पूछ सकता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, एक वस्तु रख दी है जो कि मिरर से 20 मीटर की दूरी पर है। एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने जो कि मिरर से 20 मीटर की दूरी पे है। तो ये प्लेन मिरर क्या करता है, प्लेन मिरर से जितनी ही आगे आप इस कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, जितनी दूरी पे आप कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसका प्रतिबिंब वो उतना ही दूरी पर बनाता है मिरर पे, यानी कि उतनी ही दूरी पर बनाएगा। ये बना इमेज 20 मीटर की दूरी पे, यानी कि जितनी दूरी पे आप उसके सामने इमेज ऑब्जेक्ट रखेंगे उतनी ही दूरी पर वो उसका प्रतिबिंब बनाएगा, यानी कि इमेज बनाएगा। पहले यानी कि पहले टाइप में आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जामिनर, पहले टाइप में आपसे पूछेगा कि यह तो आपको ऑब्जेक्ट की दूरी दे देगा और पूछेगा प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि वो कहेगा यदि एक वस्तु दर्पण से 20 मीटर की दूरी पर है तो बताइए उसका प्रतिबिंब कितने मीटर दूरी पर बनेगा, यानी कितनी दूरी पर बनेगा। उसका प्रतिबिंब 20 मीटर की दूरी पर बनेगा क्योंकि वो दर्पण क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ही 20 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। ये तो हो गया पहले टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको ऑब्जेक्ट की दूरी दे देगा और प्रतिबिंब की दूरी पूछेगा। और दूसरे टाइप में आपसे क्या पूछेगा, दूसरे टाइप में आपसे पूछेगा कि पहले टाइप में तो आपको ऑब्जेक्ट की दूरी दे देगा और प्रतिबिंब की दूरी पूछेगा। दूसरे टाइप में आपको प्रतिबिंब की दूरी दे देगा, यानी कि इसकी दूरी दे देगा और ऑब्जेक्ट की दूरी पूछेगा, यानी कि इसकी दूरी दे देगा और इसकी दूरी पूछेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट की दूरी पूछेगा, ऑब्जेक्ट की दूरी वो पूछेगा। प्रतिबिंब की दूरी दे देगा, ऑब्जेक्ट की दूरी पूछेगा। और तीसरे कंडीशन में क्या होता है, या तो आपको ऑब्जेक्ट की दूरी दे देगा या तो आपको प्रतिबिंब की दूरी दे देगा। तो उसमें आपसे पूछेगा क्या, यदि मान लेते हैं क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण पे 20 मीटर दूरी पर बना तो बताइए प्रतिबिंब से वस्तु कितनी दूरी पर है, यानी कि ये पूरा का पूरा डिस्टेंस वो पूछ लेगा। तो ये 20 तो ऐड कर देंगे 40 हो जाएगा, 40 मीटर की दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तीन टाइप के ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि आपको पहले में वस्तु की दूरी दे देगा और प्रतिबिंब की दूरी पूछेगा, और दूसरे में प्रतिबिंब की दूरी दे देगा और वस्तु की दूरी पूछेगा, और तीसरे में आपको प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी यानी कि दोनों डिस्टेंस पूछ लेगा आपसे, ये वाला भी डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस भी, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा जो पूछा रहेगा डिस्टेंस यानी पूरी की पूरी दूरी वो आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा वो, नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछेगा कि मान लेते हैं ये एक मिरर है, प्लेन मिरर, और ये 90 डिग्री का है। एक मिनट रुक जाइए, ये एक प्लेन मिरर है,
ये दो प्लेन मिरर है, एक तो ये वाला प्लेन मिरर हो गया यानी कि ए से बी वाला प्लेन मिरर और बी से सी, यानी कि ये एक मिरर है, फर्स्ट मिरर है आपका ए से बी और सेकेंड मिरर है आपका बी से सी, दो मिरर है। और अगर आप देखेंगे तो ये जो पहला मिरर ये यानी कि दूसरे मिरर पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 अंश का कोण बना रहा है, ये 90 अंश का कोण बना रहा है। और क्वेश्चन में क्या पूछ लेगा आपसे, यदि दो दर्पण एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर झुके हुए हैं, उनके बीच में यदि एक वस्तु रख दिया जाए तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ये हम कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला होता है 360 अपॉन थीटा माइनस 1। यहाँ थीटा क्या है, थीटा जो है थीटा बिटवीन द एंगल ऑफ मिरर्स, यानी कि दोनों दर्पणों के बीच का कोण है थीटा। अब इसको हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। थीटा की जगह पे हमें 90 डिग्री दे रखा है, तो हम थीटा की जगह पे 90 डिग्री पुट करेंगे। 360 अपॉन 90 माइनस 1, ये कट गया, ये आया 4 और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 3, यानी कि 3 इमेजेस बनेंगी। 3 इमेजेस अब बनेंगी कहाँ पे इमेजेस, एक तो बनेगी ये यहाँ पे यानी कि बिल्कुल सीधे, और एक बनेगी नीचे की तरफ यानी कि यहाँ पे नीचे की तरफ, और तीसरी बनेगी ये बीच पे। तीसरी जो है इमेज, फर्स्ट इमेज यहाँ पे बनेगी, सेकेंड यहाँ पे बनेगी और थर्ड यहाँ पे बनेगी। 3 इमेजेस इसकी बनेंगी। अब मान लेते हैं ये तो जो हो गया 90 डिग्री का। अगर उसने कह दिया कि यदि एक कोण जो है, यदि दो मिरर एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पर झुके हुए हैं, तब क्या करेंगे तब भी हम कुछ नहीं करेंगे, सेम यही फॉर्मूला अपनाएंगे हम। बस थीटा की जगह पे 60 डिग्री हम पुट कर देंगे, यानी 60 अंश पुट कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। और प्लेन मिरर पे जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सारे के सारे जो है बिल्कुल सीधे होते हैं। यानी कि अगर आप जो है ये मान लेते हैं हमारा हेड हुआ, तो प्रतिबिंब जो बनेगा उस ऊपर की साइड ही हमारा हेड होगा, ना कि नीचे की साइड। यानी कि जैसे ही मैं खड़ा रहूंगा, मान लेता हूँ कि ये एक प्लेन मिरर है, और अगर मैं इसके सामने ऐसे खड़ा हूँ तो मेरी जो इमेज बनाएगी, यानी कि मेरा जो प्रतिबिंब बनाएगा वो सर की जगह सर ही रहेगा और पैर की जगह पैर ही रहेगा, यानी कि बिल्कुल सीधा बनाता है प्रतिबिंब। और क्या जो होता है, प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन क्षमता 1 होती है। यानी कि जितने बड़े आप रहेंगे, मान लेते हैं अगर मैं 6 फीट का हूं तो मेरा प्रतिबिंब भी वो 6 फीट का ही बनाएगा, ना तो 5 फीट का बनाएगा और ना ही 7 फीट का बनाएगा, ना कम ना ज्यादा, बिल्कुल सीधे बनाएगा वो। और जितनी मेरी हाइट है उतना ही वो बनाएगा, ना तो थोड़ा सा कम रहेगा और ना ही थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। तो ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा हमारे एग्जाम में, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, और इरेगुलर यानी कि अनियमित किसे कहते हैं, उसको भी हम देखेंगे। इरेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, ये मैंने एक प्लेन लिया, एक सतह लिया, एक सरफेस लिया, जो कि बिल्कुल चिकनी है, यानी कि एक बिल्कुल
पॉलिश है इसकी एक साइड, लाइक मिरर, यानी कि मिरर की तरह। मिरर की तरह ये बिल्कुल एकदम चिकनी है। अगर मैं इस पे कोई रे गिराऊं तो ये होगा रिफ्लेक्ट। क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। ये रहा नॉर्मल, यानी कि ये रहा एंगल आई और ये रहा आर। ये हुई इंसिडेंट रे और ये हुई रिफ्लेक्टेड रे। और फिर से अगर मैं इस पे कोई किरण गिराऊं तो फिर से रिफ्लेक्ट करेगी। ये हुई इंसिडेंट रे और ये हुई रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी एंगल आई एंड एंगल आर। ये हुई इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण और ये हुई रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, अगर यदि कोई चिकनी सतह यानी कि कोई पॉलिश्ड सरफेस है जिसपे रिफ्लेक्शन हो सके, तो जो पॉलिश सतह होती है यानी कि जो प्लेन होती है, जो प्लेन सतह होती है, उस पे अगर प्रकाश की कोई किरण गिरती है तो वह टकराने के बाद बिल्कुल समांतर जाती है, यानी कि बिल्कुल पैरेलल जाती हैं। ये दो किरणें आई आपतित किरण और ये परावर्तित हो गई, यानी कि जब आ रही थी तब भी पैरेलल थी यानी कि समांतर थी, जब जा रही हैं तब भी समांतर हैं। यानी कि जब किरणें यानी कि जब रेज जो है जब प्लेन मिरर से टकराएंगी, प्लेन मिरर से टकराने के बाद जब रिफ्लेक्शन यानी कि जब ये रिफ्लेक्ट करेंगी, रेज रिफ्लेक्ट करेंगी तो बिल्कुल समांतर हो जाएंगी, यानी कि जब आएंगी तब भी समांतर रहेंगी, जब जाएंगी तब भी समांतर रहेंगी। ये होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी कि पॉलिश्ड सतह पे होता है, ये पॉलिश्ड। ऐसा कोई सरफेस जहां पे कोई प्रकाश की किरण टकराने के बाद यानी कि आते वक्त भी वो समांतर रहे और जाते वक्त भी वो समांतर है, तो उसको कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। हिंदी में इसको कहेंगे नियमित परावर्तन। हिंदी में इसको नियमित परावर्तन कहेंगे। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इरेगुलर में जो है खुरदरी सतह होती है। कैसी सतह होती है? इरेगुलर में खुरदरी सतह होती है। अगर मैं इसको प्रकाश की कोई किरण भेजूं, ये जो है किसी दूसरी दिशा में जाएगी, और अगर मैं दूसरी भेजूं तो दूसरी किसी दूसरी दिशा में जाएगी टकराने के बाद। यानी कि ये आते वक्त तो समांतर रहती हैं लेकिन जाते वक्त समांतर नहीं रहती है, फिर कभी कभी आते वक्त भी समांतर नहीं रहती। यानी कि ऐसा रिफ्लेक्शन जहां पे किरणें समांतर ना हो उसको कहेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि अनियमित परावर्तन इसको कहते हैं हिंदी में, अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। यानी कि ऐसी सतह, खुरदरी सतह जहां होगी वहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हालांकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी फॉलो करेगा। यानी कि एंगल आई इज इक्वल, अगर मैं यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इक्वल तो होगा, लेकिन जो किरणें हैं वो समांतर नहीं रह जाएंगी, यानी कि पैरेलल नहीं रह जाएंगी। अभी एक काम की बात सुनिए, इसको इरेज कर देता हूं मैं। पिछले क्वेश्चन में क्या होता था, पिछले क्वेश्चन में जो होता था
पिछले क्वेश्चंस में क्या होता था, जब कोई वस्तु यानी कि जब दो दर्पण रहे तो उनके बीच में कोई कोण रहता था, लेकिन यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं है, कोई थीटा नहीं है। तो अगर वो क्वेश्चन कह दिया, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बना दिए, क्वेश्चन कुछ ऐसे बना कि यदि दो दर्पण एक दूसरे से बिल्कुल समांतर हैं और उनके बीच में कोई वस्तु रख दी जाए तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। इसमें क्या होता है, जो हम लोगों ने पिछले जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें कोई ना कोई एंगल रहता था, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई एंगल रहता था, थीटा यानी कोई ना कोई थीटा रहता था। तो हम लोग जो है 360/θ-1 वाला फॉर्मूला लगा लेते थे। यहाँ पे भी 360/θ-1 वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा। 360/θ-1 ये क्वेश्चन क्या कहेगा, क्वेश्चन हमें थीटा का मान तो नहीं देगा, यानी कि एंगल नहीं देगा, लेकिन वो इनडायरेक्टली बता रहा है कि इन दोनों के बीच में, यानी कि इन दोनों प्लेन मिरर्स के बीच में कोई एंगल नहीं है, यानी कि एंगल जीरो, कोई एंगल नहीं है, यानी कि हम जीरो एंगल नहीं है इसमें, तो हम क्या लेंगे, जीरो मान लेंगे, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई कोण नहीं है, लेकिन वो हमें इनडायरेक्टली बता रहा है किसका है, थीटा का मान जीरो होगा। तो जब हम थीटा का मान जीरो रखेंगे 360/θ-1, अब थीटा की जगह में हम जीरो रख देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अनंत, आएंगे अनंत, यानी कि इसमें जितने इमेजेस बनेंगी वो सारी अनंत रहेंगी, यानी कि इसमें कितनी सारी इमेज बनेंगी हम उसकी गणना ही नहीं कर सकते, कितनी इमेजेस बनेंगी। इस प्रकार के जो मिरर्स होते हैं, जो दर्पण होते हैं, कभी आप लोग जब बाल कटाने गए होंगे तो वहाँ पे एक जो मिरर रहता है वो सामने की तरफ लगाया जाता है और दूसरा मिरर पीछे की तरफ। तो जब आप पीछे बैठेंगे आपकी इमेज जो है वो आगे वाली बनेगा, फिर उसके आगे जो है आपको अपनी पीठ यानी पीछे दिखाई देगी, फिर जब आप आगे देखेंगे तो आपको अपना फ्रंट यानी चेहरा दिखाई देगा। तो ऐसे ही वो बहुत सारी इमेजेस बनाता है, यानी कि अनंत इमेजेस बनाता है। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे कल। थैंक यू।